पिछले 3 पार्ट्स में हमने देखा था कि कैसे कुछ लोगों को सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है और उसके बाद सभी लोग एक रहस्यमयी टाउन के अंदर फंस जाते हैं। सूरज ढलते ही लोगों को पता चलता है कि वो यहाँ पर अकेले नहीं हैं, बल्कि कुछ बेहद ही खतरनाक मॉन्स्टर रात के अंधेरे में अपनी गुफाओं से बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करते हैं। सूरज उगते ही लोग चैन की सांस लेते और रात को जमीन के नीचे बने हुए शेल्टर्स में छुप जाते। लेकिन एक दिन बॉयड ने जंगल में जाने की हिम्मत की और वहां से उसे कुछ ऐसे चमत्कारी ताबीज मिले जिन्हें अगर घर के दरवाजे पर लटका दिया जाए तो वो मॉन्स्टर्स घर के अंदर नहीं आते। और इस तरह इस नरक जैसी जगह में भी इंसानों ने जीना सीख लिया था। लेकिन असली मुसीबत तो अभी आने वाली थी। जितना ये लोग इस टाउन को छोड़कर अपने घर जाने की सोच रहे थे, उतना ही इस टाउन के रहस्य के नीचे दबते चले जा रहे हैं। मार्टिन ने बॉयड को चेतावनी दी थी कि इस जगह पर उन मॉन्स्टर्स से भी खतरनाक शैतान मौजूद हैं। वही टबिथा और जेड दोनों को समझ आ चुका था कि उन बच्चों की मदद करने से ही वो सभी इस टाउन से बाहर निकल सकते हैं। पहेलियों के जवाब ढूंढते हुए दोनों एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्चाई से वाकिफ हुए जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल टबिथा और जेड पिछले कई जन्मों से इस टाउन में बार बार वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की एक बेटी इन्हीं बच्चों के बीच मौजूद है और ये शायद उनका आखिरी मौका है इन बच्चों को बचाने का। वही मॉन्स्टर को जन्म देते हुए फातिमा को पता चलता है कि इस टाउन में भी कभी लोग रहा करते थे, लेकिन अमर होने के चक्कर में लोगों ने अपने ही बच्चों की कुर्बानी दे दी। सभी लोग अमर तो हो गए, लेकिन वो अपना इंसानी रूप खो बैठे और मॉन्स्टर्स बन गए। इसका सबूत हमें पार्ट 2 में मिल चुका था, जब बॉयड ने अपना जहरीला खून मॉन्स्टर को देकर उसे मार दिया था और बाद में फातिमा ने उसी मरे हुए मॉन्स्टर को जन्म दिया। पैदा होते ही मॉन्स्टर मात्र कुछ मिनटों में एक पूरा इंसान बन गया और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का पार्ट 4, जिसने भी अभी तक इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे। मैंने कमेंट्स में तीनों लिंक पिन कर दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब फ्यूचर से आई जूली अपने पिता को भागने के लिए कह रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर पीले सूट पहने एक आदमी आ गया। आदमी ने बड़ी बेरहमी से जिम को मार दिया और कहाँ की जानकारी की एक कीमत होती है, क्योंकि जिम ने टैबिथा और जेड के साथ मिलकर इस टाउन के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी प्राप्त कर ली थी। पीले सूट वाला आदमी जिम से कहता है कि अफसोस, तुम आगे जो होने वाला है उसे देख नहीं सकते, क्योंकि आगे जो होगा वो मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक आदमी पर चला जाता है। आदमी को भी रास्ते में वहीं पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया, जिसका साफ मतलब है कि आदमी अब इस टाउन में फंस चुका है। दूसरी तरफ एलिस फातिमा को अपने साथ लेकर चला जाता है और केनी बॉयड को ढूंढने नीचे उन्हीं मॉन्स्टर्स की गुफाओं के अंदर चला गया। बॉयड केनी को पकड़कर चुपचाप यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है और तभी इनके सामने वही स्माइली मॉन्स्टर आ जाता है। दोनों किसी तरह भागते हुए गुफाओं से बाहर निकलते हैं। अब केनी भी बहुत हैरान था, क्योंकि उसने खुद इसी मॉन्स्टर की लाश को जलाया था, लेकिन फिर भी वो वापस जिंदा हो गया। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस के अंदर क्रिस्टी एल्गिन की आंख का इलाज कर रही थी, क्योंकि सारा ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी। वही टैबिथा जंगल से वापस आकर अपने बच्चों से मिलती है, लेकिन जिम को टैबिथा के साथ न पाकर दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। और तभी वही गाड़ी वाला आदमी तेज स्पीड से गाड़ी को चलाता हुआ शेरिफ स्टेशन की दीवार से टकरा जाता है। गाड़ी के अंदर एक लड़की सोफिया भी मौजूद थी। दोनों को किसी तरह सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाला जाता है, लेकिन तेज टक्कर के कारण सोफिया के पिता बेहोश हो गए थे और जल्द ही उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर क्लिनिक भेज दिया जाता है। अब कुछ देर में रात भी होने वाली थी, लेकिन जिम अभी तक घर वापस नहीं आया। जूली अपने पिता को लेकर काफी परेशान हो जाती है, लेकिन टैबिथा उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। तभी तीनों देखते हैं कि एक किताब हवा में उड़कर दीवार से टकरा गई और घर की सारी चीजें अपने आप हिलना शुरू हो जाती है। इसे देखकर तीनों बहुत डर जाते हैं। क्लिनिक के अंदर सोफिया अपने पिता की सलामती के लिए दुआएं कर रही थी, जिसके बाद केनी उसे तिलिस्मी ताबीज के बारे में बताता है कि कैसे इसे दरवाजे पर लटकाने से वो मॉन्स्टर्स घर के अंदर नहीं आते। सोफिया उसे छूकर देखने लगी, लेकिन केनी उसे ऐसा करने से मना करता है। जब सब लोग सो जाते हैं, तब सोफिया अपने पिता के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़कर उसे होश में लाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो पीले सूट वाला आदमी ही सोफिया का भेष बनाकर इस आदमी के साथ गाड़ी में बैठा था। इसके बाद सोफिया उस आदमी को भी मार देती है। केनी देखता है कि सोफिया क्लिनिक के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही है। वो जल्दी से उसे अंदर चलने के लिए कहता है और तभी यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आकर इन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। सही मौका रहते केनी सोफिया को अपने साथ लेकर क्लिनिक के अंदर घुस जाता
जाता है। सोफिया जानबूझकर अपने पिता की मौत का दुख जताने का नाटक कर रही थी ताकि किसी को उस पर शक न हो। वही कॉलोनी हाउस के अंदर बॉयड सभी के सामने अपनी हिम्मत खो बैठता है। उसे लग रहा था कि वो कभी भी इस टाउन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उसका बेटा एलिस उसे ऐसे टूटने नहीं देना चाहता था, क्योंकि बॉयड ही अकेला ऐसा बंदा है जो अब तक इन लोगों को जिंदा रखने में कामयाब रहा। अगली सुबह होते ही बॉयड देखता है कि मोटेल वाले खंभे पर एक बोरी लटकी हुई है जिसमें से खून टपक रहा था। टैबिथा और बच्चे उसे देखते ही काफी डर जाते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि शायद बोरी के अंदर मॉन्स्टर ने जिम को मारकर लटका दिया है। टैबिथा अपने बच्चों को बार्न हाउस में जाने के लिए कहती है और बॉयड जेड के साथ मिलकर बोरी को नीचे उतारता है। रस्सी खोलकर देखने पर पता चलता है कि बोरे के अंदर सिर्फ एक मरा हुआ बकरा है। टैबिथा ये देखकर राहत की सांस लेती है। दूसरी तरफ जूली और ईथन जब बार्न हाउस का दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने एक ऐसा भयानक मंजर था जिसे देखकर दोनों जोर से चिल्ला पड़ते हैं। उनकी आवाज सुनकर जब सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बार्न हाउस के अंदर जिम की लाश को बड़ी ही बेरहमी से उल्टा लटका रखा था। टैबिथा अपने पति को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पास ही की दीवार पर लिखा हुआ था कि नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, यानी जानकारी की एक कीमत होती है जो कि जिम को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। वही केनी सोफिया को अपने साथ लेकर डाइनर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब उसे जिम की मौत के बारे में पता चला तो वो सोफिया को सारा के साथ छोड़कर यहाँ से चला गया। बार के अंदर जेड बॉयड को बता देता है कि वो और टैबिथा यहाँ पर पिछले कई जन्मों से बार बार उन बच्चों की मदद करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बॉयड के मुताबिक वो उनकी मदद कैसे करेंगे जो पहले ही मर चुके हैं। इसलिए वो जेड को और ध्यान से सोचने के लिए कहता है। वहीं घर के अंदर बैठी जूली को अचानक से एक आइडिया आता है। वो ईथन को अकेला छोड़कर रैंडल के पास मदद के लिए चली जाती है। जूली उन्हीं खंडहरों में वापस जाकर अपने पिता को बचाना चाहती थी। रैंडल उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वहीं अकोस्टा इन सब से तंग आकर एम्बुलेंस को स्टार्ट करके इस टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहती थी। क्रिस्टी भी उसे रोकने के लिए उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। क्रिस्टी के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने इस टाउन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ये सड़क बार बार उन्हें घुमाकर इसी टाउन में वापस ले आती है। इसी बीच ईथन घर से भाग जाता है। क्रिस्टी और अकोस्टा उसे सड़क पर जंगल की तरफ जाते हुए देख लेती है, लेकिन अकोस्टा फिर भी एम्बुलेंस को नहीं रोकती। मजबूरन बॉयड को रास्ते में कांटे बिछाने पड़ते हैं। कांटों के ऊपर से गुजरते ही एम्बुलेंस रुक जाती है और बॉयड तुरंत अकोस्टा को हथकड़ी पहना लेता है। दूसरी तरफ ईथन जंगल से होता हुआ उनकी आरवी के पास पहुंच जाता है। वो अपने डैड का रेडियो लेकर जैसे ही बाहर निकला तभी उसे जिम एक टहनी पर बैठा हुआ दिखाई दिया। ईथन भागकर अपने पिता के गले लग जाता है। जिम ईथन से कहता है कि जब हम यहाँ पहली बार आए थे तब ईथन ने बेहोशी की हालत में एक सपना देखा था जिसमें ईथन को एक आंसुओं की झील दिखाई दी थी। जिम ईथन को उस झील को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर टैबिथा आ जाती है और जिम अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब ये शायद ईथन की एक कल्पना भी हो सकती है, क्योंकि बॉयड को भी अक्सर मरा हुआ फादर खत्री और जेड को बारटेंडर टॉम दिखाई देता था। वहीं अब तक जूली रैंडल के साथ उन्हीं खंडहरों के पास पहुंच जाती है। जूली सबसे पहले रैंडल को अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन जब रैंडल को कुछ भी नहीं होता तो जूली खुद खंडहरों के बीच उतरती है और अचानक से जूली उस समय में पहुंच जाती है जब पार्ट 2 में बॉयड, डोना, रैंडल और जिम आरवी के अंदर फंसे हुए थे और उन्हें चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ने घेर रखा था। जूली उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन एक मॉन्स्टर उसे बालों से पकड़कर दबोच लेती है। खंडहरों के अंदर रैंडल जूली को दर्द से तड़पते हुए देख रहा था। मॉन्स्टर जूली को मारने ही वाली थी कि तभी रैंडल जूली को पकड़कर खंडहरों से बाहर खींच लेता है, जिससे कि जूली की आत्मा वापस से उसके अंदर आ जाती है। वहीं क्लिनिक के अंदर सोफिया उस मरे हुए आदमी को दफनाने से पहले उसके मुंह के अंदर से एक दांत निकाल लेती है। अब सब लोग जिम और उस आदमी के फ्यूनरल पर इकट्ठा होते हैं और तभी यहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। कौवा को देखते ही सोफिया के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा गया। फ्यूनरल खत्म होने के बाद विक्टर ईथन को अपने साथ लेकर चला जाता है। ईथन विक्टर को बताता है कि उसे एक झील को ढूंढना है और इस काम में विक्टर भी ईथन की मदद करने के लिए मान जाता है। वही जूली रैंडल को अपने साथ लेकर पुराने टूटे हुए घर के पास आ जाती है। दरअसल समय में आगे या पीछे ट्रैवल करना जूली को अभी पूरी तरह से नहीं आया, इसलिए वो घर के नीचे से एक किताब को हासिल करना चाहती थी जिसके अंदर समय में ट्रैवल करने की जानकारी मौजूद है। रैंडल किसी तरह उस किताब को लेकर सही सलामत बाहर निकल जाता है। वही ईथन विक्टर के साथ एक झील के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन ये वो झील नहीं थी
जिसे ईथन ढूंढ रहा है, और यहीं पर इन्हें पानी के अंदर जेड ध्यान अवस्था में मिलता है। दोनों जेड से उस झील को ढूंढने के लिए मदद मांगते हैं। वहीं घर के अंदर टाबिथा ने जब उस लाइट हाउस की तस्वीर वापस से देखी तो उसने दोबारा इस लाइट हाउस में जाने का मन बना लिया। टाबिथा को लग रहा था कि शायद इस बार भी व्हाइट बॉय उसे धक्का देकर असली दुनिया में भेज देगा। हेनरी भी उसके साथ ही था और वो उसे पेड़ में घुसने नहीं देता, क्योंकि पिछली बार जब डेल पेड़ के अंदर घुसा था तब वो स्विमिंग पूल की दीवार में टेलीपोर्ट हो गया था। दोनों के बीच बहस हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर व्हाइट बॉय आ गया, जो कि देखने में अब काफी बड़ा लग रहा था। व्हाइट बॉय टाबिथा से कहता है कि तुम मंजिल के काफी करीब हो, लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत कम है। इतना बताकर व्हाइट बॉय भी गायब हो जाता है। दूसरी तरफ ये तीनों उस झील को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विक्टर अचानक से रुक जाता है। विक्टर ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसकी सबसे बुरी यादों में शामिल था। डर के मारे विक्टर यहाँ से भाग जाता है और जेड जब उस तरफ देखता है तो वहाँ पर उसी पीले सूट वाले आदमी के कपड़े पड़े थे, क्योंकि पीले सूट वाले आदमी ने सोफिया का भेष बनाते हुए अपने कपड़े यहीं पर छोड़ दिए थे। इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर टाबिथा और हेनरी भी इनके पास पहुंच जाते हैं। वही बॉयड जब अपनी पत्नी की कब्र के पास आकर उससे बातें कर रहा था, तभी जमीन के नीचे से अचानक एक हाथ बाहर निकला और बॉयड की बाजू को पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगा, लेकिन बॉयड किसी तरह उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। बॉयड कुछ समझ ही नहीं पाया कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वापस टाउन आकर बॉयड को भी उसी पीले सूट वाले आदमी के बारे में बताया जाता है। दरअसल हेनरी की पत्नी मिरांडा के रियल वाले घर के अंदर भी टाबिथा ने इसी आदमी की तस्वीर देखी थी और विक्टर इसे अपने बचपन में भी देख चुका है, इसलिए हेनरी अकेला ही उससे इसके बारे में जानने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सोफिया अब सारा के साथ रहने का फैसला करती है और जब सारा कमरे से बाहर गई तभी सोफिया कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे कि सारा को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। सारा जल्दी से डाइनर में जाकर एक जगह से पानी का गिलास भरकर पी लेती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो टाउन में कुछ बेहद ही खतरनाक घटना घटित हो जाती। सोफिया ये देखकर बहुत खुश होती है कि सारा अभी भी उन आवाजों की बात मान रही है। दूसरी तरफ टाबिथा को फिक्र हो रही थी कि कहीं इस बार भी ईथन बिना बताए घर से अकेला ना चला जाए, इसलिए वो खुद उसके साथ उसी झील को ढूंढने का फैसला करती है। वो कुछ सामान पैक करके डोना के ग्रुप के साथ चलने का फैसला करती है। दरअसल डोना नदी किनारे लगी उन्हीं सब्जियों को लेने के लिए जा रही थी और वो टाबिथा और ईथन को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। शेरिफ स्टेशन के अंदर जेड कुछ नशीले मशरूम खा लेता है। जेड को लग रहा था कि शायद नशे की हालत में वो अपने अतीत के बारे में कुछ जान सके, और इस दौरान बॉयड उसका ध्यान रखने वाला था, लेकिन बॉयड एक डिब्बे के अंदर से अंगूठी को बाहर निकालता है जो कि उसकी पत्नी की थी और अंगूठी पर एक खास निशान भी बना हुआ था। वही कॉलोनी हाउस के अंदर केनी देखता है कि छत के ऊपर से पानी टपक रहा है, और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ पर फातिमा मिट्टी से कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। केनी जल्दी से बॉयड को इस बारे में बताता है। बॉयड जब फातिमा से इसे बनाने का कारण पूछता है तो फातिमा बताती है कि उसने जिस मॉन्स्टर को जन्म दिया था वो अब उसके साथ जुड़ चुकी है। फातिमा उस मॉन्स्टर को महसूस कर सकती है और मॉन्स्टर भी उसे महसूस करता है, इसलिए खुद को शांत और संतुलित रखने के लिए फातिमा मिट्टी से एक शैतान के पुतले को बना रही है। बॉयड भी फातिमा की बात को समझकर कमरे से बाहर चला जाता है और तभी वो देखता है कि सीढ़ियों पर उसकी पत्नी की वही अंगूठी गिरी हुई है जो कि अभी कुछ देर पहले ही वो उस डब्बे में रख कर आया था। बॉयड जल्दी से अंगूठी को उठाकर शेरिफ स्टेशन की तरफ भागता है। वो उस अंगूठी को बगल में रखकर डिब्बे वाली अंगूठी को ढूंढने लगा और डिब्बे के अंदर से वही अंगूठी निकल आई, लेकिन बाहर वाली अंगूठी अब गायब हो चुकी थी। अब ये शायद कोई इशारा या बॉयड की कल्पना हो सकती है। वही हेनरी विक्टर से उसी पीले सूट वाले आदमी के बारे में पूछता है। काफी पूछने पर विक्टर हेनरी को साथ लेकर जंगल के बीच चला आया और जमीन खोदकर उसे पीले सूट वाले आदमी की पेंटिंग्स दिखाने लगा। विक्टर बताता है कि वो भी एक साधारण गाड़ी में ही आया था। विक्टर और उसकी माँ को लगा कि ये भी शायद उनकी तरह एक आम इंसान ही है जो कि इस टाउन में फंस चुका है, लेकिन वो सबसे अलग था। आखिरी बार विक्टर ने उसे तब देखा जब वो उसकी माँ मिरांडा को बोतलों वाले पेड़ के पास खा रहा था। इतना सब सुनने के बाद हेनरी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ जूली अब दोबारा खंडहरों के बीच जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो अपने बालों को काट लेती है, क्योंकि पिछली बार मॉन्स्टर ने उसे बालों से ही पकड़कर दबोच लिया था। खंडहरों के बीच जाने से पहले जूली ने एक योजना बनाई थी कि अगर वो कहीं भी जाती है तो वो उस समय को याद रखने के लिए एक कागज पर निशान बनाकर लाएगी और उस निशान को याद करके वो वापस से उसी समय में जा सकती है। और अगर उसने अपनी मर्जी से ट्रैवल करना सीख लिया तो वो समय में पीछे जाकर अपने पिता को भी बचा लेगी। पार्ट 4 की शुरुआत में जिम को मारने के बाद पीले सूट वाले आदमी ने जूली से कहा था
कि एक बार जो स्टोरी बन गई उसे फिर बदला नहीं जा सकता। इससे ये बात तो साफ है कि जूली अपने पिता को बचाने के लिए उस समय में पहुंच गई थी, लेकिन वो जिम को बचाने में नाकामयाब रही और एक बार जो स्टोरी बन गई उसे बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब जिम की मौत निश्चित थी। जैसे ही जूली ने खंडहरों में कदम रखा तभी वो 1970 के समय में पहुंच गई। अब मैंने आपको बताया था कि इस टाउन में चीजें आज से नहीं बल्कि सालों से चलती आ रही है और जूली शायद मिरांडा और क्रिस्टोफर के टाइम पीरियड में पहुंच चुकी है जब येलो मैन ने सारे टाउन के लोगों को मार दिया था। और यही सीन हमने विक्टर के बचपन में भी देखा था। जूली देखती है कि येलो मैन बिल्कुल उसके सामने बैठा एक आदमी की लाश को खा रहा है। जैसे ही येलो मैन की नजर जूली पर पड़ी वो तुरंत उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। हड़बड़ी में जूली से वो निशान वाला कागज नीचे गिर गया और तभी रैंडल ने उसे खंडहरों से बाहर खींच लिया। जूली जल्दी से उस कागज पर निशान को देखती है, लेकिन उसका आइडिया बुरी तरह फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ डोना जब सभी के साथ आगे बढ़ रही थी तभी ईथन को रास्ते में एक चिड़िया घायल हालत में मिली। ईथन उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। उसे लग रहा था कि आंसुओं की झील के पानी से ये चिड़िया ठीक हो जाएगी और कुछ देर में सभी लोग उन्हीं झोपड़ियों के पास पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें बहुत सारी सब्जियां मिली थीं। नदी के पानी से ईथन उस चिड़िया को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार रही और तभी इनके एक साथी को एक रस्सी दिखाई दी जो कि पानी के अंदर किसी से जुड़ी हुई थी। रस्सी को खींचकर ये लोग नदी के अंदर से कुछ जायंट डॉल्स को बाहर निकाल लेते हैं। डोना ने जब चाकू से उसे फाड़ कर देखा तो अंदर से सिर्फ रुई भरी हुई थी। अब इन्हें लगता है कि नदी में कुछ बेहद ही खतरनाक चीज मौजूद है और ये डॉल्स ही उसे बाहर आने से रोक रही थी, इसलिए ये वापस से सारी डॉल्स को पानी में डुबो देते हैं। दूसरी तरफ जेड ने जो नशीले मशरूम खाए थे उसका असर अब शुरू होने लगा। बाहर वाले खंभे पर लगा निशान उसे एक निश्चित दिशा की तरफ जाने के लिए कह रहा था। जेड बॉयड को अपने साथ लेकर उस तरफ चला जाता है। जंगल के बीच आने के बाद जेड खुद को ही देखता है जब वो 12 साल का था। इसके बाद छोटा बच्चा उसे अपने साथ लेकर कॉलोनी हाउस के बाहर आ जाता है। यहाँ पर जेड को वो सभी लोग एक साथ दिखाई देते हैं जो उसने पिछले पार्ट्स में अलग अलग जगह पर देखे थे। यहाँ पर क्रिस्टोफर, वो बंदूक वाला सिपाही, पत्थर के नीचे दबा आदमी और खोपड़ी वाला आदमी सभी एक साथ खड़े थे। ये वो जिंदगियां थीं जो जेड ने अपने पिछले जन्मों में इस टाउन में बिताई थीं। जेड देखता है कि हर जन्म में उसकी मौत किसी दुर्घटना में हुई है, कोई भी जन्म में वो मॉन्स्टर्स के हाथों नहीं मरा। तब छोटा बच्चा बताता है कि हर जन्म में उसे टाउन के लोगों ने ही मार दिया था ताकि वो इस गुत्थी को कभी सुलझा ना सके, और टाबिथा के साथ तो इससे भी बुरा होने वाला था। छोटा बच्चा जेड को अपने साथ लेकर कॉलोनी हाउस की बेसमेंट में आ गया, जहां कुछ सामान को हटाने पर जेड को एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई दिया। जेड उस दरवाजे को खोल देता है। अब ये रास्ता उन मॉन्स्टर्स की गुफाओं से जुड़ा हुआ था, इसलिए जेड बॉयड को अपने साथ लेकर अंदर की तरफ घुसने लगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए बॉयड जल्दी से उसे वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन जेड बॉयड को अकेला छोड़कर छोटे बच्चे के पीछे जाने लगा और जेड उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उन बच्चों की बलि दी गई थी। इससे पहले कि जेड कुछ समझ पाता तभी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हैरानी की बात ये थी कि मॉन्स्टर्स ने उसे मारने की बजाय उन्हीं पत्थरों में जिंदा दफन कर दिया। पत्थरों के अंदर जेड को वही बच्चा दिखाई दिया जो फिर से एक ही शब्द दोहरा रहा था, अंकल। डर के मारे जेड होश में आ गया और देखता है कि वो तो शेरिफ स्टेशन से बाहर गया ही नहीं, लेकिन फिर भी जेड को यकीन था कि उसने जो कुछ भी देखा वो सब सच था। जेड बॉयड से कहता है कि वो जवाब ढूंढने निकला था और उसे जवाब मिल चुका है। उन्हें सुरंगों में जाकर उन बच्चों की हड्डियों को बाहर लेकर आना होगा, क्योंकि इस टाउन का श्राप उन्हीं हड्डियों के बलबूते पर खड़ा है और क्या पता यही इस टाउन से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता हो। दूसरी तरफ झोपड़ियों के अंदर बैठे लोगों को बाहर से एक म्यूजिक सुनाई देने लगा। इस गाने को सुनते ही टबिथा को याद आ गया कि वो डॉल्स उसकी ही हुआ करती थीं, लेकिन एक आदमी ने उन डॉल्स को टबिथा से छीनकर नदी में फेंक दिया, क्योंकि उन डॉल्स से आदमी को बुरे सपने आया करते थे और आदमी के मरने के बाद उसके बुरे सपने सच हो गए। तबिथा जल्दी से सभी को यहाँ से भागने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर ताबीज भी उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तभी वो जायंट डॉल दीवार तोड़कर अंदर घुस गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगे और डॉल ने उनके एक साथी को पकड़कर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। दूसरी डॉल ने एक औरत का चेहरा बुरी तरह आग में झुलसा दिया, लेकिन एलिस किसी तरह उसे बचाकर यहाँ से भागता है। डोना, टाबिथा और ईथन को टाउन की तरफ भागने के लिए कह रही थी, तभी पीछे से एक डॉल आकर डोना को दबोच लेती है। टाबिथा जल्दी से एक टोटम को उखाड़कर उससे डॉल पर हमला करती है, जिससे कि डॉल मौके पर ही मर गई। बाकी डॉल्स ने जब अपने साथी को मरा हुआ देखा तो वो भी यहाँ से भाग गई।
अब अगले दिन जेड बॉयड के साथ कॉलोनी हाउस की बेसमेंट में जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी सीक्रेट दरवाजा नहीं था। बॉयड को लगा कि नशे की हालत में जेड को भ्रम हुआ होगा। वहीं अब तक डोना भी सभी के साथ टाउन वापस आ चुकी थी और वो बॉयड को कुछ दिखाना चाहती है। डोना बॉयड को उनके साथी की लाश दिखाती है जिसे कल रात जायंट डॉल ने मार दिया था। डॉल्स ने रॉजर के चेहरे को पूरी तरह से सिल दिया। डोना अपने साथ कुछ टोटम्स को भी लेकर आई है जिनसे टैबिथा ने डॉल को मारा था। दूसरी तरफ सोफिया जब शेरिफ स्टेशन के अंदर गई तो वहां पर हेनरी उसी पीले सूट को घूर रहा था। सोफिया ने जब अपना सूट यहाँ पर देखा तो वो काफी परेशान हो गई। वो हेनरी को अपने साथ लेकर बार के अंदर आ जाती है और जब दोनों मिलकर शराब पी रहे थे तभी सोफिया चुपके से अपनी कुछ खून की बूंदें हेनरी के गिलास में डाल देती हैं। हेनरी को इस बात की भनक भी नहीं लगी और वो उस गिलास को उठाकर पी जाता है और इसके बाद हेनरी को बहुत ही गलत वाले विजन्स आने वाले थे। वही कॉलोनी हाउस के अंदर डोना काफी परेशान हो जाती है क्योंकि पहले वो मॉन्स्टर्स से बचते आ रहे थे, फिर पीले सूट वाला आदमी आ गया और अब ये जायंट डॉल्स पता नहीं कहां से बाहर निकल आई और आगे उनके साथ क्या कुछ होने वाला है ये उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। डोना की घबराहट इतनी बढ़ गई कि उसे हार्ट अटैक आ गया। बॉयड जल्दी से क्रिस्टी को बुलाने के लिए कहता है और उसे किसी तरह सीपीआर देकर डोना की सांसें वापस लाई जाती है, लेकिन अभी भी डोना को होश नहीं आया, इसलिए क्रिस्टी उसे ऑब्जर्वेशन में रखती है। अब जब बॉयड डोना के पास अकेला बैठा था तभी उसे फादर खत्री दिखाई दिया। फादर खत्री बॉयड के दिमाग की अब एक कल्पना बन चुका है, इसलिए वो उसे कभी कभी दिखाई देता था। फादर खत्री कहता है कि शायद जेड बिल्कुल सही है, बॉयड को जेड के साथ मिलकर उन बच्चों की हड्डियों को बाहर निकालना चाहिए। इसी बीच डोना को भी होश आ जाता है। अब बॉयड गुस्से में एक हथौड़ा उठाकर बेसमेंट में चला जाता है और उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। जेड भी पीछे से उसे ये सब करते देख रहा था। दीवार के टूटते ही उसके सामने वही दरवाजा था जो जेड ने अपनी मशरूम ट्रिप के दौरान देखा था। मतलब नशे की हालत में जेड ने जो कुछ भी देखा वो सब सच था। अब दीवार तो टूट गई लेकिन दरवाजे को खोलना इतना भी आसान नहीं था, इसलिए जेड उस पर भी एक ताबीज को लटका देता है ताकि दूसरी तरफ जो कुछ भी है वो कॉलोनी हाउस के अंदर ना आ सके। इसके बाद बॉयड टाउन के सभी लोगों को बता देता है कि टैबिथा और जेड पुनर्जन्म लेकर इस टाउन में बार बार वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार शायद ये लोग उन बच्चों की हड्डियां निकालकर अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। इसीलिए बॉयड सभी लोगों से मदद मांगता है और आज ही की रात बॉयड उस टोटम का इस्तेमाल रात को आने वाले मॉन्स्टर पर करके देखना चाहता था, क्योंकि अगर कहीं गुफाओं में हड्डियां लेते समय मॉन्स्टर्स ने इन्हें घेर लिया तो क्या ये टोटम की मदद से उन्हें मार सकते हैं। इसी का जवाब ढूंढने के लिए बॉयड आज रात कुछ खतरनाक करने वाला है। वही सोफिया ने भी उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो बार्न हाउस से एक मुर्गी का अंडा उठाकर रॉजर की लाश के पास चली जाती है और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो उस अंडे को रॉजर की छाती पर रखकर तोड़ देती है। दूसरी तरफ हेनरी पर अब सोफिया के खून का असर शुरू होने लगा। जब वो बार में जेड के पास बैठा था तभी अचानक से वो एक अलग ही दुनिया में चला गया, जहां वो अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और विक्टर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले जेड हेनरी को जगा देता है। अब रात भी होने वाली थी और एक लंबे समय के बाद हमें बॉयड की घंटी दोबारा सुनने को मिलती है, जिसका साफ मतलब था कि आज रात कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। अब इन तीनों के बीच फैसला होता है कि केनी बाहर जाकर एक मॉन्स्टर को टोटम मारकर किसी भी घर के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि सभी लोग अपना दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे। अब मॉन्स्टर्स भी आना शुरू हो गए और ये रात भी एक सामान्य रात की तरह ही लग रही थी। वही कॉलोनी हाउस के अंदर सोफिया ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, जिससे कि मरा हुआ रॉजर वापस से जिंदा होने लगा, लेकिन इंसान बनकर नहीं बल्कि एक शैतान के रूप में। रॉजर कॉलोनी हाउस का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। हालांकि दरवाजे पर ताबीज भी लटका हुआ था, लेकिन उसका रॉजर पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक औरत को मारने ही वाला था कि तभी एल्जिन टोटम को उठाकर उसके आर पार कर देता है। खुशकिस्मती से टोटम ने काम किया और रॉजर वहीं पर मारा गया। दूसरी तरफ केनी भी एक टोटम लेकर शेरिफ स्टेशन से बाहर निकला और पीछे से जाकर एक मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। टोटम के लगते ही मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन मॉन्स्टर जानबूझकर मरने का नाटक कर रहा था। केनी देखता है कि उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई, क्योंकि मॉन्स्टर्स पहले ही सभी घरों के दरवाजों पर खड़े हो चुके हैं और केनी अब किसी भी घर के अंदर नहीं घुस सकता। केनी को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर बस पर पड़ी। वो भागता हुआ बस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाला था तभी यहाँ पर स्माइली मॉन्स्टर आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है।
केनी के जिंदा रहने की एकमात्र उम्मीद भी खत्म हो रही थी, इसलिए वो बस के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब क्योंकि फातिमा ने स्माइली मॉन्स्टर को जन्म दिया था, इसलिए उसका एक हिस्सा अब स्माइली मॉन्स्टर से जुड़ चुका है। इसी वजह से फातिमा उसकी आंखों से केनी को देख पा रही थी। अब केनी को मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही स्माइली मॉन्स्टर अपने असली रूप में आकर केनी को मारने वाला था, तभी फातिमा उसे ऐसा करने से रोक देती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए केनी उसे नीचे गिराकर जल्दी से दरवाजों को बंद कर देता है और इस तरह केनी एक बार फिर से मरते मरते बचता है। अगली सुबह होते ही रॉजर की लाश को जला दिया जाता है और फातिमा सबको अपनी हालात दिखा रही थी। केनी को बचाते समय उसके पेट पर बहुत सारी नसें उभर गईं। बॉयड और एलिस उसे क्लिनिक में क्रिस्टी के पास छोड़ देते हैं ताकि क्रिस्टी चेकअप करके उसकी इस बीमारी का इलाज बता सके। चेकअप के दौरान क्रिस्टी को पता चलता है कि फातिमा की मेडिकल कंडीशन बहुत खराब है। इन हालातों में तो उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अभी तक जिंदा है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि फातिमा भी अब उन मॉन्स्टर्स की तरह बनती जा रही है। वही बार के अंदर जेड बॉयड को उसका प्लान समझाता है, लेकिन बॉयड को जेड का ये प्लान पसंद नहीं आया क्योंकि जिस जगह पर हड्डियां दफन थीं, वो जगह चारों तरफ से बंद है और वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इसलिए बॉयड जेड को कोई और प्लान बनाने के लिए कहता है। इसी बीच हम हेनरी को देखते हैं जो वापस से उन्हीं विजन्स में चला गया जहां पर विक्टर उससे कह रहा था कि कोमा में होने की वजह से हेनरी ने अपने दिमाग के अंदर ही एक पूरी दुनिया को बना लिया है। विक्टर कहता है कि टाउन की दुनिया सिर्फ उसका एक भ्रम है, लेकिन तभी हेनरी को होश आ गया और ये सब उसे सोफिया का खून पीने की वजह से दिखाई दे रहे थे। कहीं ना कहीं हेनरी अब इस बात पर भरोसा भी करने लगा है कि टाउन की दुनिया सिर्फ उसकी एक कल्पना है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया शेरिफ स्टेशन से उस पीले सूट को चुरा कर ले जाती है। इसके बाद टैबिथा जब घर आई तभी उसके सेल फोन पर एक कॉल आया। सामने से येलो मैन बात कर रहा था। वो टैबिथा को अकेले आरवी के पास आने के लिए कह रहा था। अगर वो नहीं आई तो येलो मैन जूली और ईथन को मार देगा। टैबिथा उसकी बात मानकर आरवी के पास पहुंच जाती है और येलो मैन पहले से ही यहाँ पर मौजूद था, लेकिन वो टैबिथा को मारता नहीं बल्कि उसे धमकी देता है कि अगर उन्होंने हड्डियों को बाहर निकाल लिया तो एक ऐसी तबाही शुरू हो जाएगी जिसकी कल्पना टैबिथा ने सपनों में भी कभी नहीं की होगी। इतना बोलकर येलो मैन उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए यहाँ से चला जाता है। इसी बीच जेड को याद आया कि पिछली बार जब वो सुरंगों में उन्हीं बच्चों के बीच खड़ा था तब उसने पेड़ों की जड़ों से ऊपर की तरफ उस निशान को बनते हुए देखा था। इसीलिए वो बॉयड को अपने साथ लेकर उसी पेड़ के पास चला आता है। जेड के मुताबिक वो हड्डियां बिल्कुल उनके नीचे वाली गुफाओं में दफन है और गुफा से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता वो इस पेड़ को उखाड़ कर बनाएंगे। हड्डियां मिलने के बाद वो एक रस्सी के जरिए बाहर निकल जाएंगे। हालांकि ये प्लान थोड़ा रिस्की था, पर बॉयड इसके लिए मान जाता है। लेकिन पिछले पार्ट में जब विक्टर ने इस पेड़ को काटने की कोशिश की थी तो व्हाइट बॉय ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि ये पेड़ उनके लिए खास है और अब ये लोग उसी पेड़ उखाड़ने का प्लान बना रहे हैं। वही पीले सूट वाला आदमी वापस से सोफिया का भेष बनाकर टाउन में आ जाता है और इस बार वो सबसे पहले क्लारा के पास जाता है। सोफिया क्लारा से कहती है कि तुम्हें हमारे बीच हुआ सौदा याद है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया ने कुछ सालों पहले क्लारा से एक सौदा किया था जिसके बदले में वो क्लारा को इस टाउन से आजाद कर देगी। सोफिया क्लारा को अपने साथ लेकर घर के अंदर आ जाती है। सोफिया बताती है कि कल जब वो लोग गुफाओं के अंदर उन हड्डियों को निकालने जाएंगे तो उनका प्लान बुरी तरह फेल हो जाएगा क्योंकि ये जगह रीति रिवाजों के आधार पर बनी है और यहाँ पर आप किसी काम को कैसे करते हैं वो बहुत मायने रखता है। मतलब ये जगह श्रापित है, इस पर बुरी ताकतों का कब्जा है। सोफिया की इस बात को सुनकर हम समझ सकते हैं कि हर काली शक्ति और प्रेत का इस टाउन से एक हिस्सा जुड़ा हुआ है। इसलिए अब तक जितने भी लोग यहाँ पर मरे हैं ये जगह उनके दर्द और भय से ताकत लेकर जिंदा है। अब सोफिया अपने खून और क्लारा के खून को एक करके कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती है। इसके बाद क्लारा एक बोतल के अंदर उसी खून की कुछ बूंदें डालकर क्लिनिक के बाहर पहुंच जाती है और फातिमा को दवाई का बहाना बनाकर बोतल वाले पानी को पिला देती है। दूसरी तरफ विक्टर से व्हाइट बॉय मिलने आया था। वो विक्टर को बताता है कि सभी लोग मिलकर पेड़ को उखाड़ने वाले हैं, लेकिन ये पेड़ उनके लिए खास है, इसलिए विक्टर को उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। विक्टर जल्दी से बॉयड के पास जाकर उन्हें पेड़ उखाड़ने से मना करता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा गलत था, इसलिए बॉयड उसे हथकड़ी पहनाकर स्टेशन के अंदर बंद कर देता है। वही कॉलोनी हाउस के अंदर बैठा हेनरी अचानक से उन्हीं विजन्स में वापस चला जाता है जहां विक्टर उसे फिर से वही बात कह रहा था कि वो दुनिया असली नहीं है और हेनरी को वहां से बाहर निकलना होगा। इसी बीच हम टैबिथा को देखते हैं जो कि ईथन के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी।
तभी यहाँ पर उसे वहीं डरावने बच्चे एक साथ दिखाई दिए और सभी बच्चे इस बार टैबिथा की तरफ इशारा कर रहे थे। ये पहली बार था कि टैबिथा उनका इशारा समझ गई और वो बॉयड के पास जाकर बताती है कि गुफाओं के अंदर हड्डियों को निकालने के लिए सिर्फ जेड और टैबिथा को ही जाना होगा, क्योंकि ये जगह श्रापित है और यहाँ पर हर काम को करने का एक अपना तरीका है। ताबीज पर भी सिर्फ 2 लोगों के चित्र बने हुए थे और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि टैबिथा और जेड ही है। अब रात को सभी डाइनर के अंदर कल की तैयारी कर रहे थे। तभी यहाँ पर सोफिया उस रस्सी पर छोटा सा कट लगा देती है जिसके जरिए टैबिथा और जेड गुफाओं से बाहर निकलने वाले थे। वहीं क्लिनिक के अंदर फातिमा के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। फातिमा देखती है कि वो संक्रमण अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब अगले दिन टैबिथा अपने बच्चों से मिलकर जेड के साथ गुफाओं के अंदर जाने के लिए तैयार थी। बाहर बॉयड से संपर्क रखने के लिए जेड ने एक कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो बनाया था ताकि जैसे ही वो दोनों हड्डियों को निकाल ले, बॉयड तुरंत पेड़ को उखाड़कर उनके लिए रास्ता बना दे। वहीं दूसरी तरफ क्लारा सोफिया को बताती है कि बॉयड ने प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं। दरअसल सोफिया नहीं जानती थी कि अब गुफाओं में सिर्फ टैबिथा और जेड जाने वाले हैं। जब सोफिया को इसके बारे में पता चला तो उसके चेहरे का भी रंग उड़ गया। इसी बीच एल्जिन को स्टोर रूम से एक तस्वीर मिली। वो उसे लेकर सीधा सोफिया के पास चला गया। तस्वीर बहुत पुरानी थी जिसके अंदर सोफिया दिखाई दे रही थी और ये बेवकूफ एल्जिन बिना किसी को बताए सीधा सोफिया के पास ही चला आया और अब सोफिया तो उसे कहीं का छोड़ने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ टैबिथा और जेड गुफाओं के अंदर घुस जाते हैं। दोनों उसी जगह पहुंचकर दरवाजे पर एक कागज को चिपकाकर उसके सामने ताबीज को लटका देते हैं। दोनों को उम्मीद थी कि मॉन्स्टर्स इस तरफ नहीं आ सकते। जेड टैबिथा को बताता है कि इसी जगह पर हड्डियां दफन हैं। दोनों जल्दी से खुदाई करनी शुरू कर देते हैं। खुदाई की आवाज गुफाओं में गूंज उठी जिससे कि मॉन्स्टर्स नींद से जाग गए। मॉन्स्टर्स जल्दी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। टैबिथा और जेड ने मिट्टी हटाकर उन पत्थरों को बाहर निकाल लिया था। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ढक्कन को सरका देते हैं और पत्थरों के अंदर उन्हीं बच्चों की हड्डियां मौजूद थीं। लेकिन तभी यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। खुशकिस्मती से ताबीज काम कर गया और मॉन्स्टर्स बाहर खड़े होकर इन दोनों को देख रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर टैबिथा और जेड दोनों जल्दी से सारी हड्डियों को बैग्स के अंदर भरना शुरू कर देते हैं। काम पूरा होते ही जेड तुरंत रेडियो के जरिए बॉयड को ऊपर सिग्नल भेजता है। सिग्नल मिलते ही बॉयड तुरंत पेड़ को उखाड़ने का इशारा करता है और क्योंकि अब ऊपर की तरफ से रास्ता खुलने लगा है और ताबीज सिर्फ बंद जगह पर ही काम करता था, इसलिए अब मॉन्स्टर्स कागज को हटाकर अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तभी बॉयड पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही सूरज की किरणें मॉन्स्टर्स पर पड़ने लगी वो पीछे हटना शुरू हो गए। टैबिथा और जेड समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर्स रोशनी में नहीं आ सकते। बॉयड भी जल्दी से रस्सी वाली सीढ़ी को नीचे लटका देता है और अब क्योंकि सोफिया ने कल रात ही रस्सी में कट लगा दिया था, इसलिए जैसे ही टैबिथा ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी तभी रस्सी टूट गई और वो नीचे आ गिरी। मुसीबत अभी कम नहीं हुई कि तभी अचानक से आसमान काला होना शुरू हो गया। दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदलने लगा और मॉन्स्टर्स अपने असली रूप में आ गए। अब इससे पहले कि मॉन्स्टर्स टैबिथा और जेड को मार देते तभी अचानक से पूरा टाउन किसी भूकंप के आने की तरह हिलने लगा। झटके इतने भयानक थे कि मॉन्स्टर्स तक को संभलने का मौका नहीं मिला। माहौल शांत होते ही टैबिथा और जेड को दरारों से निकलने का रास्ता मिल गया और दोनों जल्दी से भाग निकले। थोड़ी आगे जाने के बाद ही रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया और पीछे से मॉन्स्टर्स भी इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ये खुशकिस्मत निकले क्योंकि जहां से मॉन्स्टर्स आने वाले थे वो रास्ता पत्थरों ने पूरी तरह से बंद कर दिया और अब ये दोनों गुफाओं के अंदर ही फंस चुके हैं। ऊपर से बॉयड उन्हें आवाजें लगाता रहा और बाहर का नजारा तो पूरी तरह से रात में बदल चुका था। मॉन्स्टर्स अपनी गुफाओं से बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। बॉयड जल्दी से सभी को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है और सही मौका रहते ये लोग गाड़ियों में बैठकर टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ मॉन्स्टर्स इनकी गाड़ी पर हमला भी करते हैं लेकिन ये किसी तरह उनसे बचते हुए टाउन पहुंच जाते हैं। वही क्लिनिक के अंदर फातिमा और मरियल अकेली थीं और तभी फातिमा स्माइली मॉन्स्टर को महसूस कर लेती है क्योंकि वो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। मरियल देखती है कि ताबीज दरवाजे पर नहीं है क्योंकि भूकंप के झटकों ने उसे नीचे गिरा दिया था। इससे पहले कि मरियल उसे वापस दरवाजे पर रख पाती तभी स्माइली मॉन्स्टर क्लिनिक के अंदर घुस गया। उसने बड़ी बेरहमी से मरियल पर जानलेवा हमला कर दिया लेकिन वो फातिमा को बिना कुछ करें यहाँ से चला जाता है। क्रिस्टी जब क्लिनिक के अंदर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरियल अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। क्रिस्टी अपनी सबसे पक्की सहेली की मौत से बहुत दुखी होती है। वही डाइनर के अंदर सोफिया ने अभी तक एल्जिन को मारा नहीं था। सोफिया एल्जिन को उसका साथ देने के लिए कहती है लेकिन एल्जिन नहीं मानता और सोफिया एल्जिन को भी मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद सोफिया क्लारा के साथ सभी घरों के ताबीज इकट्ठा करने शुरू कर देती है। इसी बीच दिन का उजाला भी वापस लौट आया और जहां से पेड़ उखाड़ा गया था
उस जगह से तेज रोशनी निकलकर सीधी आसमान की तरफ गई, जिससे कि आसमान पूरी तरह से लाल होकर जोर से गरजने लगा। सभी ने ऐसा खौफनाक मंजर टाउन में पहली बार देखा था। दूसरी तरफ हेनरी अब इस बात को मान चुका था कि ये दुनिया सिर्फ उसका एक भ्रम है और उसे इस भ्रम को तोड़कर वापस असली दुनिया में जाना होगा। इसलिए वो एक गन लेकर विक्टर के ऊपर तान देता है। इससे पहले कि हेनरी विक्टर को मार देता, तभी यहाँ पर ईथन आ जाता है और विक्टर फुर्ती दिखाता हुआ अपने पिता से गन लेकर नीचे गिरा देता है और उसे समझाता है कि ये उसका कोई भ्रम नहीं है, बल्कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। वही शेरिफ स्टेशन के अंदर सबको लग रहा था कि उनका प्लान फेल हो गया, जिससे कि टेबिथा और जेड मारे गए। लेकिन तभी रेडियो पर एक सिग्नल आता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि जेड ने ही गुफाओं के अंदर से भेजा था। सिग्नल को सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि टेबिथा और जेड अभी भी जिंदा हैं। बॉयड उनकी मदद करने के लिए अकेले ही जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो किसी और की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन एलिस और फातिमा भी उसके साथ चलने का फैसला करते हैं, क्योंकि फातिमा अब मॉन्स्टर्स को दूर से ही महसूस कर सकती थी। अब बॉयड दोनों को साथ लेकर गुफाओं के बाहर पहुंच जाता है। वही गुफाओं के अंदर जेड एक छोटे से रास्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर बॉयड भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो गन की मदद से बाहर निकलने का रास्ता बना देता है। फातिमा बताती है कि मॉन्स्टर्स बहुत करीब आ चुके हैं। वो सभी को भागने के लिए कहती है और खुद मॉन्स्टर्स का रास्ता रोकने के लिए खड़ी हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि फातिमा भी अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है। हो सकता है कि स्माइली मॉन्स्टर को जन्म देने के बाद और सोफिया के खून वाला पानी पीने से शायद फातिमा मॉन्स्टर बनी हो। लेकिन जैसे भी हो, फातिमा टाउन वाले लोगों की तरफ से लड़ रही थी। अब यहाँ हमें दिखाया नहीं जाता कि सभी लोग गुफाओं से बाहर निकल पाए या नहीं, क्योंकि कैमरा सोफिया पर आ गया था। अंत में हम देखते हैं कि सोफिया सभी घरों के ताबीजों को इकट्ठा करके जंगल में चली आती है और यहाँ पर वो व्हाइट बॉय से भी मिलती है। व्हाइट बॉय सोफिया से कहता है कि इस बार उनके पास हड्डियां हैं और सोफिया इस बार हारने वाली है। लेकिन सोफिया के मुताबिक उन्होंने सबसे अहम पेड़ को ही उखाड़ डाला। सोफिया व्हाइट बॉय के सामने ही सारे तबीजों को जादुई पेड़ के अंदर फेंक देती है। और इसी सस्पेंस के साथ इसका पार्ट 4